हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट। और काफ़ी लंबे अरसों के बाद आप सभी के बीच एक बार फिर सिलेबस को लेके प्रेजेंट हूँ। एंड जो हमें जानते हैं वो उन्हें तो एज ए पता ही होगा कि मैं कहाँ और किस वक्त और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ है। तो उनके लिए नहीं, बट एज ए आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हमारी 15 से 20 दिन दिल्ली पे स्टे करना होता है। देन आफ्टर होम टाउन 10 से 12 दिन, और यही शेड्यूल मेरा अब तक कंटिन्यू चलते आ रहा और इन द केस आगे भी चलते आ रहा होगा, क्योंकि जब तक हमारी वेल एस्टेब्लिश कंपनी की नहीं हो जाती है, कंपनीज यस, हमारी खुद की कंपनी, ओके, उस पर बाद पे डिस्कशंस करेंगे। फिलहाल नए साल है, नए रुतबा है, नए अंदाज है और नया खून है। तो सभी को मिक्सचर बना के आप अपनी गोल्स के लिए प्रिपेयर या फिर प्रिपरेशंस के लिए एक्टिव हो जाइए। ओके, हो सकता है वैकेंसी आएगी, और इनफैक्ट वैकेंसी आई भी है एज ए कॉरपोरेट जॉब। अगर सेम चीज़, सेम फैसिलिटीज़ और सब चीज़ ओके है तो फिर ये एक कहा जा सकता है कि नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग। तो जब तक वैकेंसी आती नहीं है, गवर्नमेंट की वैकेंसी आती नहीं, तो आप कॉरपोरेट वैकेंसी भी आप चॉइस कर सकते हैं। और इसी बीच में वेस्ट बंगाल की वैकेंसी आई थी। लगभग हमारे फ्रेंड सर्कल ने अच्छे खासे लगभग 2 या 3 लोगों की उसमें सिलेक्शंस हुई है। एंड एनएमडीसी की भी वैकेंसी आने वाली है, जेएमडीसी की भी वैकेंसी है, झारखंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। एनीवेज, और भी बहुत सारे, जैसे अभी रिसेंटली जो वैकेंसी आई है वो कॉरपोरेट ऑफिस में, कॉरपोरेट जॉब में एमएनसी जेएमएस की है। हाँ, जॉय माइनिंग समथिंग है, जेएमएस। तो जॉय माइनिंग इसे ही बोला जाता है। तो आप उस पे जाके, उनकी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट तो एनीवेज वो तो हमारा सेकंड ऑप्शन है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज ओनली ऑन गवर्नमेंट जॉब। ओके, नाउ looking on the syllabus overall, we have completed that regulation CMR 148. Now next next regulation is 148, and we have completed to 147. That is what 147, it means explosions, stone dust barrier. I think that it is stone dust barrier 146. Okay, now 146 is explosion dust barrier. Then 147, where is 147? Preparations against eruptions of gases. ओके, तो हमने वो 147 कर लिया था, और अब की है 148, रिकवरी एंड एक्सप्लोरेटरी वर्क। ओके, दरअसल कभी कभी होता है यूँ ना कि कोई भी काम या कोई भी वर्किंग अगर कंटिन्यू फॉलो में चलते रहती है तो बहुत अच्छे से फॉलो में चलती है। इन द केस उसे आप ब्रेक करते हो 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए, तो थोड़ी बहुत अनफॉलो हो जाता है वो। मतलब फिर उस क्लाइमेट में अपने आप को, बॉडी को इन्वायरमेंट में ढालने में समय लगता है। तो शायद मेरे साथ भी समथिंग ऐसा ही होगा या हो रहा है, क्योंकि नर्वस भी हूँ, और पिछले वाले सिलेबस को भी आई थिंक अभी मैंने डिस्टर्ब करा। एनीवेज, आ जाइए, कोई इशू नहीं। कल से तो फिर कंटिन्यू ही रहूँगा, डिप्लोमा की भी सिलेबस को भी देखनी है। हाँ, एक बात और, करंट अफेयर्स में भी आप लोग कंटिन्यू बने रहे। वन मोर थिंग कि अभी ना चल क्या रहा है देश पे अभी जो वेनेजुला है उनकी मनी क्राइसिस हो जाने के कारण यूएसए ने शायद उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई
एक तो यूएन, यूनाइटेड नेशंस, यूएन, एंड एक फिर कमेटी थी जिसमें अभी हम लोग G7 से लेके G20 तक समथिंग हुआ है। एंड एक और कमेटी है जो इंटरनेशनल लेवल की कमेटी है, जिसमें कि ट्रेड मार्केटिंग से लेके ट्रेड कॉमर्स सारे कैसे देश को कैसे क्या मतलब होता है ना, एक रणनीति तय करना है, तो वो सारे इंटरनेशनल लेवल की है। तो आई थिंक क्या नाम था, ESPO या ACPO समथिंग है। एनीवेज बड़े बड़े देश है, जैसे अभी हम लोग वीटो पावर की बात करते हैं ना, वीटो पावर में कौन कौन कंट्री आते हैं, तो सेम चीज ये यूएसए ना बड़ा मतलब सातिर दिमाग लगा के सातिर पंथी कर रहा है वो, और वहाँ के वेनेजुएला का जो भी प्रेसिडेंट है उनको उठा लिया गया है। अब सोचिए अगर यही बात इंडिया पे हो, हमारे प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट, खैर यहाँ तो लोकतंत्र है, कोई ना कोई सत्ता पे आ ही जाएगा, बट मनी क्राइसिस ना हो या फिर समथिंग कुछ क्राइसिस ना हो, ये ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। बट इन द केस ऐसा होता है तो आप सोच सकते हो कि इंडिया का कितना बुरा हाल हो जाएगा। हम लोग गवर्नमेंट पे बात की बात लड़ाई होगी, पहले तो हमें अपने में ही लड़के मर जाना है ना। हमारा भारत विभिन्न प्रकार के संस्कृति से बनी हुई है। ए ग्रुप ऑफ स्टेट इज कॉल्ड यूनियन, और ये हर स्टेट की अपनी अपनी परंपरा कला है। अगर प्रेसिडेंट या हमारे राष्ट्रपति या फिर हमारे प्रधानमंत्री को कोई उठा के ले जाए, तो आप सोचो कैसे यहाँ सब चीज बैलेंस हो पाएगा, कैसे बैलेंस होगा। मेरे कहने का मतलब समझिए, दूरदर्शी बनिए आप, दूर की सोचिए क्या हो सकता है। और ये अमेरिका के लिए सिर्फ भारत पे नहीं, किसी भी आई थिंक अगर छोटी छोटी देश जैसे वेनेजुएला हो गया, वेनेजुएला तो खैर अपनी इकोनॉमी में काफी परफेक्ट था, उनके पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज थे, और उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज पे ही ट्रम्प की नज़र थी। जैसे कि वहाँ पे लिथियम का भंडार बहुत सारा है, क्रूड ऑयल यानी कि जो पेट्रोलियम फैक्ट्री है, बैंकर्स भी बहुत सारे हैं, तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेस हैं, तो उनकी नज़र पड़ी थी। और लगभग 2-3 साल से ये 2011 या 2015 से समथिंग अमेरिका का ये प्लान था, और अंत तक उन्होंने वेनेजुएला को हासिल कर लिया। अब ये चाइना का प्लान क्या चल रहा है, चाइना का प्लान आई थिंक ईरान पे नज़र है, और ईरान एज ए सेमीकंडक्टर की बहुत बड़ी एक हब मानी जा सकती है, देखा जा सकता है, ठीक है। हर जगह नेचुरल रिसोर्सेस भी है। तो आप देखिए अमेरिका नेचुरल रिसोर्सेज पे ध्यान दे रहा है, ठीक है, और चाइना टेक्नोलॉजी वाले नेचुरल रिसोर्सेज पे ध्यान दे रहा है। तो आप सोच समझ सकते हैं कि सब अपने अपने होड़ में लगा हुआ है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भारत पे नज़र किसी की नहीं है, ठीक है, बट यहाँ की गवर्नमेंट अभी इतनी सख्त है। एज ए मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, अब ये नहीं समझना कि मोदी भक्त हूँ या फिर समथिंग है या फिर बीजेपी से हूँ, बट कहीं ना कहीं 10 साल की आप एवरेज में देखो तो गवर्नमेंट यहाँ की बहुत सख्त हो रखी है। तो ऐसा कभी होने से रहा नहीं, और हो भी गया तो हमारे मिलिट्री है, हमारे आर्मीज है ना। तो विदेशों में भी तो आप अधिकांश अगर देखा जाए तो हमारे CEO से लेके मैनेजर से लेके एडमिन तक ही भारतीय नागरिक आपको मिलेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इन द केस अगर होता है तो ये दिक्कत वाली बात आ सकती है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इनफैक्ट कि मैंने अपने जितने भी फैमिली है सबके मोबाइल पे और सबसे कह रखा हूँ कि जितने भी अमेरिका का प्रोडक्ट है, एज लाइक यूट्यूब भी अमेरिका का प्रोडक्ट है, बट
समझिए, जितनी भी अमेरिकन प्रोडक्ट है जितना हो सके हम उसका कम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट्सएप यूज़ ना करके इंडियन व्हाट्सएप हम लोग यूज़ करेंगे। और इंडियन व्हाट्सएप में क्या अभी है, क्या रनिंग पे है, अराताई एप्स। ये साउथ इंडिया का जो बंदा है ना, उसी ने डेवलप किया ना, जोहो मेल, अराताई, ये सब। तो धीरे धीरे अब हमें अपने मेड इन इंडिया के बारे में सोचना होगा, हमारे देश के हित के लिए सोचना होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर यूएस चाहे, अमेरिका अगर चाहे, सारे टेक्नोलॉजी से लेके सारे व्यापार और डॉलर इकोनॉमी आप देख रहे हो, सब चीज में वो परिपूर्ण है, परिपुक्त है। और उसको टक्कर देने के लिए कौन कौन है बड़े बड़े देश में? या तो रसिया है, चाइना है, और समथिंग जो भी होगा। बट हमारे नज़र में तो रसिया और चाइना ही है। तो इन लोग से तो ये भिड़ेगा नहीं। रसिया और अमेरिका की बनती है नहीं। तो अटैक किस पे किया जा सकता है? एज ए अटैक मीन्स ये नहीं कि वार, डायरेक्ट लड़ाई करना, ये वार नहीं होता। स्टार्टिंग पॉलिसी अगर आप देखो, किसी भी देश की इकोनॉमिक घटानी है तो वहाँ पे सारे के सारे अपनी टेक्नोलॉजी को ऐसे उसके अधीन पे बना दो कि यूज़ किए बिना वहाँ की कुछ भी काम हो ना पाए। जैसे अभी हम लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं ना, पूरी इंडिया व्हाट्सएप पे ही रन चल रही है। कोई भी फाइल होता है तो व्हाट्सएप करो, कोई भी डॉक्यूमेंट्री है तो व्हाट्सएप करो, या फिर व्हाट्सएप ना करके आप मेल करो। मेल किसका है? गूगल कहाँ का बंदा है? यूएस का। मेल करो, व्हाट्सएप करो। इंस्टा में भी अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो वो भी तो यूएस का है। यानी कि पूरी की पूरी सर्वर गूगल से लेके सोशल साइट तक सारे के सारे, ट्विटर भी, सब अलग अलग देश के हैं। और बेसिकली खासकर यूएस का। तो धीरे धीरे अपनी जो मैन मेड बाय इंडिया है वो सब प्रोडक्ट आप यूज़ करना शुरू कर दे। अचानक से यूज़ करेंगे तो सर्वर क्रैश हो सकता है, बट काम कंटिन्यू हो रही है। और मैंने देखा भी है, गवर्नमेंट की जितने भी अब मेल देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अब जोहो मेल में आने लगे हैं। जोहो मेल, अराताई भी बहुत हद तक यूज़ होने लगी है। तो आप सभी से भी है निवेदन कि अराताई, ये सब जो इंडियंस की सर्च इंजन है उसको यूज़ करें। ओके, एनीवेज 148 रिकवरी एंड एक्सप्लोरेटरी वर्क। एक्सप्लोरेटरी वर्क मीन्स क्या? देखो, पहले 146 क्या था? 146 स्टोन डस्ट बैरियर या स्टोन डस्ट था। यस, हाँ, स्टोन डस्ट बैरियर। ओके, और 147 क्या था? प्रिकॉशन अगेंस्ट इरप्शंस ऑफ गैस। 147 प्रिकॉशंस against eruptions of gas, and 148 is recovery and exploratory work. Exploratory means खोज करना या जांच करना। अब खोज या फिर जांच समथिंग कर सकते। ओके, एंड रिकवरी मतलब रिकवरी हम लोग करते हैं ना, फोन रिकवरी, बैकअप रिकवरी, देख लेना हिंदी क्या होता है, पर रिकवरी का आप समझ ही रहे हो। तो यहाँ लॉजिक देखो, अगर तुम्हें रेगुलेशंस नंबर से याद नहीं है तो सिंपल से लॉजिक देखो, क्या लॉजिक से बनाई गई है। पहले स्टोन डस्ट बैरियर, यानी कि आग लग चुकी है माइंस में, और आग लगने के बाद इसको बचाव करना है, आग लगने से पहले बचाव करना है। तो उसके लिए क्या है? स्टोन डस्ट बैरियर की रेगुलेशंस। उसके बाद प्रिकॉशंस अगेंस्ट इरप्शंस ऑफ गैसेस, ये भी एक तरह से प्रिकॉशंस है और ये भी एक तरह से प्रिकॉशंस है। स्टोन डस्ट बैरियर आग लगने से बचाव के लिए, और ये भी प्रिकॉशंस अगेंस्ट इरप्शंस ऑफ गैस, जहां गैसेस मिलती है। और गैसेस मिलने का क्या मतलब? एक्सप्लोरेशंस, यानी कि आग लगेगी माइंस में
तो यहाँ भी सेम चीज वही है, आग लगने से पहले बचाओ, ठीक। देन आफ्टर, अब ये क्या कह रहा है रेगुलेशंस की, अभी तक तो हम लोग बचाव कर रहे थे, अब देखो कि आग लग चुका है, ब्लास्टिंग हो चुका है, इसके बाद क्या स्टेप ली जाएगी, इसके बाद क्या स्टेप ली जाएगी। अगर और लॉजिक लगाना है तो 145 देखिए रेगुलेशंस क्या है, 144 वो डस्ट कंट्रोल पे, तो यहां से लॉजिक आप लगा सकते हैं, आग से बचाओ, इसके बाद आग लग जाए, उसके बाद क्या हो सकता है, रिकवरी करेंगे, ठीक है। रिकवरी करेंगे मीन्स क्या, अगर आग कंटिन्यू लगी रही है या लगने वाली है या लग चुकी है, तो आपको तो जितने भी स्टाफ वर्कर या मशीनरीज है, अगर बच सकता है तो उसको बचाएंगे, उसको रिकवरी करेंगे, ओके। देन आफ्टर क्या, एक्सप्लोरेशंस मतलब खोज करेंगे। अगर आग लग के ब्लास्टिंग हो चुकी है, पूरा माइंस ब्लास्ट हो चुका है, या फिर लगने वाली है या फिर लगी हुई है, तो आपको खोज तो करना होगा ना, कहाँ स्टाफ हमारे, कहाँ वर्कर है, कहाँ फेस है, किस फेस में वर्किंग हो रहा है, कहाँ कहाँ ऑपरेटर या स्टाफ हमने वर्कर को डिप्यूट करके रखा है माइंस में। आपको तो ये प्लानिंग तो कंटिन्यू एक ही चीज चलते रहती है, तो खोजबीन तो करना होगा ना। इनफैक्ट कि अगर कोई भी माइंस अगर ब्लास्ट हो जाती है और टोटल वर्कर आपके पास 250 है, 250 वर्कर्स है, जिसमें कि सारे के सारे डेड बॉडी आपको प्राप्त होती है, लेकिन 2-3 यानी कि 248 डेड बॉडी प्राप्त हुई और 2 डेड बॉडी प्राप्त नहीं होती है, तो आप उसे मृत्यु घोषित नहीं कर सकते हैं। यू हैव नॉट पोटेंशियल टू डेड हिम, आप उसे मृत्यु घोषित नहीं कर सकते जब तक कि डेड बॉडी नहीं देख ले। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बंदा एज ए ड्यूटी पीरियड स्पॉट डेट होता है, तो फिर इनके नॉमिनीज को हमें जॉब देना होता है, कंपनसेशन देना होता है, एम्प्लॉयमेंट देना होता है, प्लस क्या भाई, इंश्योरेंस वाले भी तो चेक करेंगे डेड बॉडी कहाँ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है, समथिंग कहाँ है, सारे के सारे। दैट्स वाई जो अंडरग्राउंड में एज ए क्यों ना वो स्पॉट डेट हो चुके हैं 2%, 250 वर्कर्स में 248 की डेड बॉडी मिलती है, बट 2% हैव लॉस्ट, नहीं मिला, तो ये 2% को हम लोग तब तक नहीं डेट घोषित कर सकते हैं जब तक कि बॉडी नहीं मिल जाए, ओके। तो फिर क्या होगा सर, उनके फैमिलीज का क्या। नैतिकता तो कहती है कि भाई सबको नौकरी दे, बट कंपनी नॉर्म्स रूल्स ऐसे नहीं चलती है। कानून अंधा है, सबूतों पे चलता है, ओके। तो आपके पास सबूत क्या है। मैटर फंसा हुआ है, बहुत लोगों का मैटर फंसा हुआ है। बाबूजी ड्यूटी गए, ड्यूटी अंडरग्राउंड हुए भी हैं, सुबह 2 दिन से लापता है, उसके बाद और कहीं ठिकाना मिल ही नहीं रहा है। बंदा क्लेम कर रहा है, फाइट कर रहा है, केस ठोक रहा है कि ड्यूटी से लापता है, ड्यूटी में ऑन द ड्यूटी उनकी स्पॉट डेट हुई है, बट कोई एविडेंस नहीं है। एंट्री एज ए हाजिर बाबू आपकी एंट्री पे रजिस्टर में वो एंट्री दिखाएंगे, बट रिटर्निंग नहीं है। केस मैटर फंसा हुआ है, ओके। तो डेड बॉडी मिलना बहुत जरूरी है। एनीवेज, ये थोड़ी बहुत आपकी नॉलेज के लिए बात थी। हाँ, तो आग बचाओ। अब बचाने के बाद रिकवरी और कैसे जांच करेंगे। सिर्फ एक्सप्लोरेटरी वर्क मीन्स सिर्फ कामकाज ही नहीं,
आपके पर्सन्स भी आएंगे, उसमें वर्कर भी आएंगे, उसको भी जांच करना है, उसको भी खोज करनी है। ओके, तो बेसिकली इस रूल्स रेगुलेशंस में 3-4 पॉइंट हैं। जैसे कि अगर आप खोजबीन के लिए निकलते हैं तो ग्रुप ऑफ 3 मेंबर्स होना चाहिए, ग्रुप में निकलेंगे और 3 पर्सन्स ईच ग्रुप में होना चाहिए, ठीक है, 3 पर्सन एक ग्रुप में, और बिना ऑनर, एजेंट और मैनेजर के अनुमति से कोई जांचबीन नहीं करे या रिकवरी करने के लिए जाए नहीं, और किसी भी प्लेसेस को खोज करने के लिए आपको चीफ इंस्पेक्टर CIM एंड RIM रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ये दोनों को विद इन 30 डेज में नोटिस देना होगा। और सॉरी, विद इन नहीं, पीरियड पहले पीरियड 30 डेज में नोटिस देना होगा कि बंदा जा रहा है जांच करने के लिए, खोज करने के लिए। ओके, तो इतनी ही इसमें रेगुलेशंस की पॉइंट है। एक बार देख लेता हूँ। ओके, काफ़ी दिनों के बाद में भी, आई थिंक इट्स 20 या 25 दिन हो गए हैं। तो 148 रिकवरी एंड एक्सप्लोरेटरी वर्क। पहला पॉइंट, आफ्टर एन एक्सप्लोजन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस और कोल डस्ट हैज ऑकर्ड इन ए माइंस, क्या कह रहा है, आफ्टर एक्सप्लोजन और इनफ्लेमेबल गैस और कोल डस्ट हैज ऑकर्ड इन ए माइंस, मतलब ब्लास्टिंग हो चुकी है, माइंस में ब्लास्टिंग हो चुकी है। एक एक्सप्लोरेशन वो होता है कि माइंस ओपन करने से पहले खोज करना, एक्सप्लोरेटरी एक वो, तो वो वाली नहीं, एक्सप्लोरेशन वो वाली नहीं, ठीक है, यहाँ ब्लास्टिंग करने के बाद वाली खोज। ओके, only such persons are authorized by the manager or principal official present at the surface shall be allowed to enter the mine। ओके, मतलब क्या कह रहा है, अगर एक्सप्लोरेशंस हुई आपकी माइंस में, या इनफ्लेमेबल गैस मिली, या कोल डस्ट आपको मिलती है, तो फिर जिस जगह पे एक्सप्लोरेशंस हुई या कोल डस्ट मिली या फिर इनफ्लेमेबल गैस मिली, तो जांच करने के लिए कौन जाएंगे? ये सरफेस है, ये फेस है, एक फेस है, मान लेते हैं सरफेस दूर की एक फेस है, और यहाँ हमारी दूसरी फेस है, ठीक है, ये दूसरी फेस है, काम यहाँ चल रही है। बट क्या हुआ कि हमें इफेक्टनेस लगी, पता चला कि एनीवे किसी भी प्रकार से अगर ये सपोज लो शिफ्ट स्टार्ट हो रही है, और हम क्या एज ए LH लेके, सॉरी लैंप हैंडलिंग, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मिथनोमीटर लेके या फिर लैंप लेके, सेफ्टी लैंप लेके एंटर कर रहे हैं, तो सेफ्टी लैंप अचानक यहाँ बुझ गई, बंद हो गई, ठीक है, तो सबके सब शॉक हो जाएंगे कि भाई सेफ्टी लैंप बुझ गई, तो फिर करना क्या है, जांच करना है, तो जांच करना है, तो जांच जो करेंगे, कौन जाएंगे इस जगह पे जांच करने के लिए? सबको तो अपना प्राण प्यारा है ना बंधु, सबको अपना जान प्यारा है, तो जाएंगे कौन? जाएंगे वही जो यहाँ के प्रिंसिपल सुपीरियर होंगे, वो जिनको आदेश देंगे उन्हीं को जाना है, ठीक है, और जाएंगे भी तो ग्रुप ऑफ 3 पर्सन्स, मतलब 3 पर्सन्स के ग्रुप में जाएंगे। ओके, तो यही चीज ये कह रहा है कि अगर किसी भी माइंस में एक्सप्लोरेशंस गैस, कोल डस्ट या फिर इनफ्लेमेबल गैस मिलती है, तो ओनली सच पर्सन ऑथराइज्ड बाय मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिशियल, यानी कि वहां के सबसे एक्सपीरियंस वाले को ही प्रिंसिपल ऑफिशियल कहते हैं, या फिर मैनेजर, जिनको ऑथराइज करेंगे वही शॉल बी एंटर इन दी प्लेस या फेस या वर्किंग प्लेस। ओके, क्या समझे?
कुछ दिक्कत है क्या भाई? अगर कोई माइंस ब्लास्ट हो रही है या गैस हो रही है, अब बहुत दिनों तक गैस निकली, एबोर्डेंट रही या कुछ भी रही, 4 दिन तक काम नो वर्किंग, 3 to 4 नो वर्किंग, बट किसी टाइम तो आप जाओगे ना जांच करने की, गैस निकलना, गैस का रिजार्व कम हुआ कि नहीं, समथिंग कुछ हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे जो सरफेस पे मैनेजर रहेंगे, तो मैनेजर जिनको चिन्हित करेंगे वही बंदा जाएगा नीचे, सिंपल में, और क्या। और मैनेजर सर भी नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफिशियल जो है, सबसे बड़े बुजुर्ग वाले प्रिंसिपल ऑफिशियल कहते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, क्वालिफिकेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो डिसाइड करेंगे कौन इंटर करेंगे एक्सप्लोरेटरी वर्क के लिए या फिर रिकवरी या जांच करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वेर इट इज इंस्टेंट टू proposed to reopen a mine or part thereof which has been isolated, sealed off or flooded with water to deals with the fire spontaneous heating, and the owner, agent or manager shall be not less than 30 days before the commencement of such work give a notice to return such intention or proposal to the रीजनल इंस्पेक्टर एंड दी चीफ इंस्पेक्टर। ओके, मैंने बताया था ना। चलो अब यहाँ देखो, इस माइंस में, इस फेस में बहुत सारे गैस निकले, लगभग कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 वीक तक गैस का रिजार्व रहा। रिजार्व मतलब गैस निकलना। तो 5 से 6 दिन कंटिन्यू गैस निकलते रहा। उसके बाद आप देखो कि 7 दिन में, 7 डेज में ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब अब गैस नहीं निकल रहा। या फिर आप समझो कि इसको, ये एबोंडेंट माइंस है, इसको हम लोग फिर से चालू कर रहे हैं। एबोंडेंट स्थगित माइंस है, एबोंडेंट माइंस है, इसको हमें फिर से ओपन करना है। तो ओपन करने से पहले जांच करेंगे ना भाई, क्या क्या है क्या नहीं, सब चीज जांच करेंगे। जांच के लिए 3 पर्सन्स की ग्रुप बनाएंगे, उनको भेजेंगे, ठीक ना। लेकिन उससे पहले हमें विद इन 30 डेज पहले हमें नोटिस भेज देना है कि इनको CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, आ रहे हैं रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, कि वो माइंस बंद पड़ी हुई है, हमें चालू करना है और हम जा रहे हैं जांच पड़ताल करने के लिए। ओके, देन आफ्टर लास्ट पॉइंट इज वेयर इट इज intend to carry out any exploratory work in mine or part below the like content respirable atmosphere। पहला पॉइंट मतलब जहां हमें इंटेंशंस बना है कि इसको कैरी आउट करना है या फिर माइंस की रिकवरी करनी है या फिर समथिंग खोज करनी है, तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखी गई है कुछ सेंटेंस, उसको देखना है। पहला, ऑल वर्क शॉल बी डन बाय रेस्क्यू कवर ओनली। जो भी एबोंडेंट माइंस है या फिर आग लगी हुई माइंस है या आग लगने के बाद आग ठंडी हुई माइंस है या रिकवरी में या किसी बंदे को हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, तो कौन पहले जाएंगे? जाना सिर्फ ओनली रिकवरी वर्क, रेस्क्यू मैंस को ही जाना है। रेस्क्यू कवर जो करते हैं उनको ही जानता है, जिसको हम लोग रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन के नाम से जानते हैं, RTP। हर माइंस में RTP 18 होते हैं, एक सुपरिटेंडेंट होते हैं और एक, आप बताएं कौन होंगे, ठीक है। रेस्क्यू वर्क ये सब पढ़ेंगे जब हमारी माइंस रेस्क्यू रूल्स आएगी उसमें। ओके, तो रेस्क्यू पर्सन ही रिकवर करने के लिए जाएंगे। Then after no party less than 3 persons will be allowed to proceed to carry out such work। और 3 persons से एक भी बंदा कम ना हो जो इंटर कर रहे हैं, यानी कि ग्रुप बना के जाना है, एक ग्रुप में 3 पर्सन, सिंपल लैंग्वेज में। अगर कम है तो अलाउड नहीं करेंगे। Every such party shall be carry a suitable apparatus approved by the chief inspector or chief inspector for the detecting carbon monoxide and the approvable flame safety lamp। ओके, और सबके पास, एवरी रेस्क्यू पर्सन्स जो रेस्क्यू में जाएंगे उनके पास क्या होना चाहिए? जो भी ऑपरेटर्स है सारे चीफ इंस्पेक्टर से अनुमोदित होना चाहिए।
मतलब DGMS अप्रूव होना चाहिए, चीफ इंस्पेक्टर अप्रूव होने चाहिए, जैसे कि कार्बन मोनो डिटेक्टर, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डिटेक्टर और फ्लेम सेफ्टी लैंप। ओके, तो ये ओवरऑल क्लास कंप्लीट होती है। 148 की इतने रेगुलेशंस है। 3 मेजर पॉइंट है। जब भी एक्सप्लोरेटरी के लिए वर्क या फिर रेस्क्यू के लिए जाएंगे तो 3 मेंबर्स की ग्रुप होगी। जाने से पहले विदिन 30 डेज हमें नोटिस भेजना होता है किनको, CIM और RIM को, ठीक। और कोई भी ऑपरेटर्स है उसे अप्रूव होना चाहिए DGMS या फिर चीफ इंस्पेक्टर से। और इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, ठीक है। ओके, तो आज की यही क्लास समाप्त करते हैं। हैव ए गुड नाइट एंड गुड विशेस फॉर योर एग्जामिनेशंस। और आपकी सफलता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि मेहनत हम भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट थोड़ा बहुत हमें भी मिलेगी। एनीवेज, थैंक यू, हैव ए गुड डे, नमस्ते।